आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने रियासत में पोडू अराजियात यानी ऐसी जंगलाती अराजी जिस पर कबायली अफराद कास्ट करते हैं, इसके मसाइल को हल करने के सिलसिले में एक आला सतही जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। प्रगति भवन में मुनक़िदा इस जायज़ा इजलास में जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ और सरसब्जी और शादाबी में इजाफे पर भी तबादला ख्याल किया गया। जायज़ा इजलास में पोडू अराजियात का मसला हल करने के लिए एक्शन प्लान बनाने की वज़ीर आला ने हिदायत दी। जंगलात पर गैर मजाज कब्ज़ों को रोकने को यकीनी बनाने के लिए उठाए जाने वाले इक़दाम के साथ साथ सरसब्जी और शादाबी में इजाफे के वसीतर नतायज और मनसूबों पर बातचीत हुई। जंगलात और कबायली बहबूद के महकमों के अहदेदारों ने पोडू अराजियात के मसले का जायज़ा लेने 3 दिन तक अजला का दौरा किया। सीनियर अहदेदार ज़मीनी सूरत हाल से वज़ीर आला को वाकिफ़ करवाएंगे। इस इजलास में वज़रा इंदिरा करण रेड्डी, सत्यवती राठौर, दयाकर राव, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, DGP महेंदर रेड्डी, कलेक्टर्स, महकमे जात, जंगलात और कबायली बहबूद के अहदेदारों ने शिरकत की। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने रुकन असम्बली हल्का नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज के साथ नामपल्ली के रेड हिल्स में DNA एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी लेबॉरेटरी का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर रुकन काउंसिल MS प्रभाकर, DGP डॉक्टर M महेंदर रेड्डी, हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार और दूसरे मौजूद थे। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला महमूद अली ने कहा कि मुलज़िमीन की शिनाख्त पुलिस को तफ्तीश में आसानी के लिए DNA एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी लेबॉरेटरी कारआमद साबित होगी और इस लैब से फॉरेंसिक साइंसदानों को काफ़ी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना इस लैब की तामीर के लिए 6 करोड़ रुपये की इंतज़ामी मंजूरी दे चुकी है। DNA एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी लेबॉरेटरी ग्राउंड फ्लोर के अलावा 3 मंजिला इमारत पर मुहित होगी। ప్లేస్ నుంచి మొత్తం మైగ్రేషన్ స్టార్ట్ అయింది. కొంతమంది నార్త్ ఆఫ్రికాలో వెళ్ళారు, కొంతమంది యూరోప్లో వెళ్ళారు, కొంతమంది ఏషియాకి వచ్చారు. సో ఎవ్రీథింగ్ క్యాన్ బి ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై DNA. మన మనుషులకి కూడా కొంతమందికి హెయిర్ కలర్ చూడండి కొంచెం లైట్ కలర్ ఉంది, కొంతమందికి ఐ కలర్ లైట్ కలర్కి ఉంది. సో అన్ని ఫీచర్స్కి బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే ఏమిటి? DNA. ఇదే విధంగా మన క్రైమ్ రిలేషన్ इश्यूज लाइक ये लैब में जो टेस्टिंग होती है खास तौर से DNA टेस्ट हो या किसी किस्म का टेस्ट हो, अभी हमारे पुलिस ऑफिसरों ने डिटेल में बताया कि किस तरह ये लैब काम कर सकता है और किससे क्या फ़ायदा होगा। इसमें किसी कीमत 6 करोड़ रुपए और 14,000 स्क्वायर फीट पे 4 फ्लोर बनाए जा रहे हैं, जिससे पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। क्राइम जितना जल्द हो सके हम उसका अरेस्ट कर सकते हैं तो क्राइम करने वाले आदमी। तेलंगाना पुलिस इंडिया में नंबर 1 पुलिस की तरह काम करती है। तेलंगाना बनने के बाद हमारे पुलिस ऑफिसर्स सबसे ज़्यादा कोशिश करते हैं अमन के लिए। मैं समझता हूँ, मैं बहुत अप्रिशिएट भी करता हूँ हमारे पुलिस ऑफिसर्स को। जहाँ भी क्राइम होता है जितना जल्दी हमारी पुलिस पकड़ती है, उसका इंडिया में उसका एग्जाम्पल कहीं पर भी नहीं है। हमारे पास CCTV कैमरे से जो सारे इंडिया में जितने कैमरे हैं उसका 68% कैमरे हमारी स्टेट के अंदर है। और जो आदमी क्राइम करता है, पहले हम सुनते थे कि दुबई में लोग रहते हैं वहाँ क्राइम करने वाला बच नहीं सकता, मगर तेलंगाना का स्टेट का वही पोजीशन है, यहाँ क्राइम करने वाला कभी बच नहीं सकता। CCTV कैमरे है और क्राइम का इन्वेस्टिगेशन ख़ासतौर से लैब में टेस्टिंग जो होती है उससे बहुत जल्दी उस मुलजिम को पकड़ा जाता है, उसी पर उसे सज़ा मिलती है। तो आज मैं दिल की गहराइयों से तमाम हमारे पुलिस ऑफिसर्स को और ख़ास तौर से हमारे CM साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत इनकरेज कर रहे हैं। और एक पुलिस डिपार्टमेंट से हर चीज़ का डेवलपमेंट आता है। अगर आपके घर में पीस हो तो घर में आपका डेवलपमेंट आता, शुक्र है। स्टेट में अगर पीस हो तो स्टेट का भी डेवलपमेंट आता है। हमारे पास जो इंडस्ट्रीज़ आ रहे हैं, बहुत तेज़ी से हमारी स्टेट का ग्रोथ हो रहा है। उसका सबसे अहम हमारा पुलिस डिपार्टमेंट होता है जो अमन कायम करता है। उसके लिए मैं DG साहब को, कमिश्नर साहब को और उनकी तमाम टीम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि इसी तरह हम और आगे जो भी जैसा जैसा एडवांस टाइम आगे बढ़ रहा है उसी तरह नई टेक्नोलॉजी लोग क्राइम कर रहे हैं और उसी तरह हम भी नई टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए क्राइम को कंट्रोल करना चाहिए। ज़रूर हमारी पुलिस हर शोबे में सक्सेस रहेगी और बहुत अच्छा काम करेगी। साहब गांजे पे बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं, गांजे के लिए इंटरनल बहुत काम चल रहा है। जो भी नौजवान इससे इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बेचने वाले हैं, हम ज़्यादातर उन लोगों पर कंट्रोल कर रहे हैं जो उसको ला के फैलाना चाहते हैं। तो यकीनन हमारी पुलिस जो है ज़रूर काबू पाई जाएगी और वो एक ऐसा चीज़ है जिससे लोगों की आने वाली नस्ल बर्बाद हो जाती है।
टीआरएस के कारगुजार सदर व वजीर बल्दी नज़्म व नस्क केटी रामाराव ने कहा कि हुजूराबाद असेंबली हल्के के ज़मनी इंतखाब में साबिक वजीर ईटला राजेंद्र बीजेपी और कांग्रेस के मुश्तरका उम्मीदवार की हैसियत से मुकाबला कर रहे हैं। केटीआर ने कहा कि उनके इस दावे को अगर दोनों जमातों के कायदीन गलत करार देते हैं तो ऐसी सूरत में वो तमाम शवाहिद मंजर आम पर लाएंगे। माधापुर के हाईटेक्स में 25 अक्टूबर को मुनक़िद शुदनी टीआरएस पार्टी के प्लेनरी इजलास की तैयारियों का जायजा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा कि साबिक में करीमनगर और निज़ामाबाद लोकसभा के इंतखाबात के अलावा नागार्जुना सागर के ज़मनी इंतखाब में बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान खुफिया मुफाहमत हुई थी। अब दोबारा इन दोनों जमातों ने हुजूराबाद में साजबाज कर ली है। उन्होंने कहा कि उनकी खुफिया मुफाहमत के बावजूद हुजूराबाद से टीआरएस उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाबी मिलने वाली है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी और ईटला राजेंद्र के दरमियान बहुत पहले ही खुफिया बातचीत हुई थी। केटीआर ने पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी को गॉडसे के वारिस करार दिया। उन्होंने कहा कि फिलवक्त गांधी भवन में गॉडसे के वारिस बैठे हुए हैं जो बीजेपी के साथ खुफिया मुफाहमत करते हुए टीआरएस को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहे हैं। उनकी सियासी जिंदगी की शुरुआत आरएसएस से हुई थी। इस मौके पर कारगुजार सदर टीआरएस ने प्लेनरी इजलास की तफसीलात भी बताई। सुरेंद्र सिंह గారు చెప్పినారు నిన్న పంజాబ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి నిన్నటిదాకా ఆయనే ముఖ్యమంత్రి నిన్న మొన్నటిదాకా ఆయన స్పష్టంగా చెప్పినారు ఆర్ఎస్ఎస్ మూలాలున్న వ్యక్తులకి ఈరోజు కాంగ్రెస్ అగ్రతాంబూలం ఇస్తున్నది దానికి తార్కాణం తెలంగాణలో ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్ష ఎంపిక అని చెప్పినారు ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఈరోజు గాంధీ భవన్లో గాడ్ సేల్ దూరింది కుల్లా చెప్పాలంటే గాంధీ భవన్లో గాడ్ సేల్స్ వచ్చిండ్రు ఇది నేను చెప్తున్న మాట కాదు కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకులు అందులో దశాబ్దాల పాటు పనిచేసిన నాయకులు చెప్తా ఉన్నారు కాబట్టి కాంగ్రెస్ వాళ్ళు గురువింద గింజ అనే సామెతను గుర్తు తెచ్చుకుంటే మంచిది గురువింద గింజ తన నలుపెరగదు అన్నట్టు వాళ్ళు ఇతరులను గురించి మాట్లాడే ముందు వాళ్ళ రహస్య ఒప్పందాల గురించి ఈరోజు నేను చెప్తా ఉన్నా కాంగ్రెస్ వారు నిజామాబాద్ పార్లమెంట్లో కరీంనగర్ పార్లమెంట్లో బీజేపీతో కుమ్మక్కు కాలేదా జగిత్యాలలో జీవన్ రెడ్డి గారు అంత బలమైన నాయకుడు శాసనసభ ఎన్నికల్లో ఆయనకు 70,000 ఓట్లు వస్తాయి కానీ పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో 7,000 ఓట్ల కాంగ్రెస్ పడిపోతుంది మధుయాష్కి డిపాజిట్ పోతుంది ఎట్లా జరిగింది అది ఒక లోపాయికారి ఒప్పందం కాకపోతే ఇవాళ కాంగ్రెస్ तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी ने वजीर केटी रामाराव की जानिब से उन्हें गॉडसे का वारिस करार देने पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। हुजूराबाद के वेंका में कांग्रेस उम्मीदवार वेंकट के रोड शो से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि असल गॉडसे मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह हैं जो चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के गॉडफादर भी हैं। अमित शाह और नरेंद्र मोदी के इशारों पर केसीआर तेलंगाना में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरकज में नरेंद्र मोदी और रियासत में केसीआर हुकूमत गरीबों का खून चूस रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के लिए ये दोनों हुकूमतें जिम्मेदार हैं। मरकज और रियासती हुकूमतें फी लीटर पेट्रोल पर 65 रुपये टैक्स वसूल कर रहे हैं जिसमें 30 रुपये रियासती हुकूमत के और 35 रुपये मरकजी हुकूमत के शामिल हैं जबकि फी लीटर पेट्रोल की कीमत सिर्फ 40 रुपये है। उन्होंने कहा कि हुजूराबाद के ज़मनी इंतखाब में बीजेपी और टीआरएस को वोट मांगने का हक नहीं है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के मशवरे पर ही अमित शाह ने साबिक वजीर ईटला राजेंद्र को बीजेपी में शामिल किया। बीजेपी में शामिल होने के बाद राजेंद्र के खिलाफ एक भी केस दर्ज नहीं किया गया जबकि काबीना से बरतरफ किए जाने के बाद दर्ज फहरिस्त तबकात की अराजियात पर कब्जे का इल्ज़ाम आयद करते हुए रियासती हुकूमत ने राजेंद्र के खिलाफ आईएएस ओहदेदारों पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी थी। उन्होंने कहा कि अब तक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश क्यों नहीं की। ఇప్పుడు ఒక సాధారణమైన కాంగ్రెస్ దగ్గర గులాంగిరి చేసి ఈటల రాజేందర్ ను ఒప్పందంలో భాగంగా బీజేపీ కండో కప్పించిన మాట వాస్తవం కాదా అని ఇంకో మాట అన్నాడు కాంగ్రెస్ పార్టీకి గాంధీ భవన్లో గాడ్సే దూరిండని గాడ్సే నేను కాదురా సన్నాసి ఢిల్లీలో ఉన్న అమిత్ షా గాడ్సే నీ అయ్యకు గాడ్ ఫాదరు ఆ గాడ్సే నీ అయ్యకు గాడ్ ఫాదరు ఆ గాడ్సే మోడీ అమిత్ షాలు గాడ్సేలు ఆ గాడ్సేలను గాడ్ ఫాదర్ గా పెట్టుకొని ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం మీద పెత్తనం చెలాయించాలని నీ తండ్రి చూస్తుండు ఒకసారి ఇంటికి పోయి మీ అయ్యను అడుగు ఏ గాడ్సే నాయకత్వంలో మీ అయ్య పనిచేస్తుండో తెలుస్తుంది ఇవాళ పేదోళ్ళ కోసం ఆడబిడ్డల కోసం నిరుద్యోగ యువత కోసం విద్యార్థుల కోసం ఉద్యమకారుల కోసం అమరవీరుల కుటుంబాల కోసం
దళితుల కోసం, దళిత బంధు కోసం, రైతు రుణమాఫీ కోసం, ఫీజు రీఎంబర్స్మెంట్ కోసం, నిరుద్యోగ నోటిఫికేషన్ల కోసం, ₹1,00,000 రైతు రుణమాఫీ కోసం, ప్రతి నియోజకవర్గంలో 100 పడకల ఆసుపత్రి కోసం। साबिक वजीर व बीजेपी उम्मीदवार ईटला राजेंद्र ने रियासती वजीर KTR के इस बात की तस्दीक की है कि उन्होंने कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की, लेकिन उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी से उन्होंने हाल में मुलाकात नहीं की बल्कि मुलाकात बहुत पहले हुई थी। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने वजारत से इस्तीफा दिया तो उन्होंने अपोजिशन के कई कायदीन से मुलाकात की थी जिनमें रेवंत रेड्डी भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने KTR से सवाल किया कि अगर उन्होंने रेवंत रेड्डी से मुलाकात की तो उसमें गलत क्या था। ईटला राजेंद्र ने कहा कि तहरीक तेलंगाना के दौरान चंद्रशेखर राव ने तमाम जमातों के कायदीन से मुलाकात की थी। रियासत की तरक्की के लिए दूसरे कायदीन से मिलने में क्या बुराई है। కట్టల మీద చూసింది రావద్దని బతికి చెడద్దని భావించి నేను మీ అందరి దగ్గరికి వచ్చి మీ నాయకులను అడిగి మరి ఏం చేద్దాం, ఇక్కడ గౌరవం లేదు, పిలిచేటట్టు కూడా లేడు, మొత్తం రోజు రోజుకు అందరిని తీసుకొని పోయి నాకు వ్యతిరేకంగా సంఘం పెడతాడు, పొరుగొల్పుతాడని చెప్తే అప్పుడు ఏమైంది, అందరు కలిసి మరి తప్పని పరిస్థితి బిడ్డ రాజీనామా చేయమన్నారు। बीजेपी के कौमी नायब सदर DK अरुणा ने KT रामाराव को रेवंत रेड्डी और ईटला राजेंद्र की मुलाकात के फोटोज जारी करने का चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि ब्लैकमेलिंग की सियासत करना TRS पार्टी की आदत बन चुकी है। DK अरुणा ने कहा कि हुजराबाद में हारने के खौफ से KTR साजिश कर रहे हैं और ईटला राजेंद्र पर KTR को चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फाइज नहीं होने देने की पादाश में झूठे इल्जामात लगा रहे हैं। DK अरुणा ने कहा कि हुजराबाद में बीजेपी कामयाबी हासिल करेगी। कांग्रेस मुखन्ना पार्टी के कायद मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने मरकज में बरसर इख्तिदार बीजेपी और रियासत में बरसर इख्तिदार TRS को बड़े चोर और छोटे चोर से ताबीर करते हुए कहा कि रियासती वजीर KT रामाराव जहनी तौर पर माऊफ हो चुके हैं और इस हालत में अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कांग्रेस कायदीन पर गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए माहौल को गैर संजीदा बनाना चाहते हैं। आज मीडिया से बात करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि अवाम बीजेपी और TRS को हुजूराबाद इलेक्शन के बाद घर वापस भेजना शुरू कर देगी। क्या आप बोले दो चोरों की लड़ाई, एक बड़ा चोर एक छोटा चोर, हाँ तो उसमें कांग्रेस को टारगेट बनाने की जरूरत KTR क्यों बोले तो अभी कांग्रेस का आदमी जो कंटेस्ट कर रहा है उधर वेंकट, वो 10,000 से ज्यादा जीतने का है उधर, इसके लिए उन्हें डर के ये बात कर रहे हैं। और वैसा है तो उन्हें कहीं को डर रहे फिर कांग्रेस के बारे में। वही बोल रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना, लड़ाई दो चोरों में, नहीं वही लोग सोच रहे ये दो चोरों को बाहर रखेंगे, बाजू में रखेंगे, चोरी नहीं होना बोल के जो तेलंगाना दिया कांग्रेस पार्टी उसको वोट देंगे बोल के सोच रहे। बीजेपी में मिलने के चांसेस है बोल के बोल रहे हैं आप। कौन TRS का बीजेपी में मिलने का कुछ चांसेस दिखाई दे रहे बोल के आप बोल रहे हैं। वो दोनों एक ही है ना भाई, दोनों एक ही है। TRS बीजेपी दिल्ली जाता हाथ मिला के आता, उधर जाता उसको वोटा डालते पार्लियामेंट में, हर बिल में सपोर्ट करता, इधर आते वो डायलॉग पेश करते। अब बंडी संजय बड़ा वो उन्हें कैसे बात करते हैं, अरे कल 24 आवर्स में उसको अंदर डालेंगे बोलते। कौन रोका उसको, कोई रोका? उसका इस गवर्नमेंट है सेंटर में, कौन रोका भाई उसको? खाली डायलॉग पेश करना पॉलिटिक्स नहीं है। तेलंगाना पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट politically, they are also thinking seriously what is happening. KTR, he must have lost his senses, that is the reason he is talking. आप बोले दो चोरों की लड़ाई, एक बड़ा चोर एक छोटा चोर, हाँ तो उसमें कांग्रेस को टारगेट बनाने की जरूरत KTR क्यों बोले तो अभी तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सियासी उमूर कमेटी के कन्वीनर और तेलंगाना कानून साज काउंसिल में अपोजिशन के साबिक कायद मोहम्मद अली शब्बीर ने वजीर KT रामाराव के उन रिमार्क्स की सख्त मजम्मत की जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि गॉडसे के वारिस गांधी भवन में दाखिल हो चुके हैं। शब्बीर अली ने आज जारी एक सहाफती बयान में कहा कि हुजूराबाद ज़मनी इंतखाब में शिकस्त के खौफ की वजह से
केटीआर ऐसे बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने कभी झूठ नहीं बोला और लोगों को धोखा नहीं दिया। जिसने गांधी जी का कत्ल किया वो नाथूराम गॉडसे था और जो लोग गांधी जी के नज़रियात का कत्ल करते हैं वो गॉडसे के पैरोकार हैं। इस लिहाज से लगातार झूठ बोलने वाले केसीआर और केटीआर गॉडसे के मुरीद हैं। शबीर अली ने केटीआर के उस इल्ज़ाम को मज़ाक़ खैज करार दिया जिसमें केटीआर ने तेलंगाना में कांग्रेस और बीजेपी में खुफिया मुफाहमत की बात कही। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि सिर्फ कांग्रेस ही तेलंगाना समेत मुल्क के हर गोशे गोशे में बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, जबकि टीआरएस 2014 से लगातार बीजेपी की हिमायत कर रही है। नोटबंदी से लेकर 3 नए मुतनाज़िया ज़रई क़वानीन तक टीआरएस ने मोदी हुकूमत की हिमायत की। सदर जमहूरिया, नायब सदर और राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन के इंतखाबात में टीआरएस ने बीजेपी के उम्मीदवारों को वोट दिया। यहाँ तक कि कौमी सतह पर बीजेपी को मजबूत बनाने के लिए तेलंगाना के मफाद को गिरवी रख दिया गया और मोदी हुकूमत से तेलंगाना के साथ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में किए गए वादों की तकमील पर सवाल नहीं उठाया गया। उन्होंने कहा कि केसीआर को यह बताना चाहिए कि वो गॉडसे के मुरीद व वजीर दाखिला अमित शाह से बार बार क्यों मिलते हैं। शबीर अली ने केटीआर को मशवरा दिया कि वो गांधी भवन में झांकने के बजाय अपनी पार्टी पर तवज्जो दें। उन्होंने दावा किया कि कम से कम 15 टीआरएस एमएलएस हुजूराबाद के ज़मनी इंतखाबात के बाद कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि टीआरएस और बीजेपी के कई सीनियर कायदीन कांग्रेस क़यादत के साथ राब्ते में हैं और वो आइंदा चंद महीनों में कांग्रेस में शामिल होने के लिए अपनी अपनी पार्टियों से इस्तीफ़ा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ना केसीआर और ना ही केटीआर अपनी पार्टी में इन्हिराफ को रोकने की पोजीशन में हैं और दोनों अब कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। टीआरएस कायद व साबिक़ सदर नशीन कानून साज काउंसिल गुत्था सुकेंदर रेड्डी ने बीजेपी पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो तेलंगाना में भी मगरबी बंगाल की सूरत हाल पैदा करते हुए तशद्दुद बर्पा करने की कोशिश कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल में लाख कोशिशों और साजिशों के बावजूद बीजेपी को शिकस्त हुई और यहाँ तेलंगाना में भी बीजेपी की दाल गलने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अवामी मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं है। अवाम के दरमियान तफरका पैदा करते हुए सियासी मफाद हासिल करना ही इस पार्टी का वाहिद एजेंडा है, लेकिन उनका ये एजेंडा तेलंगाना में कामयाब नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की मदद से इंतखाबात में साजिश रचना बीजेपी की आदत बन गई है, लेकिन उनकी ये साजिशें तेलंगाना में चलने वाली नहीं हैं। హుజూరాబాద్ ఉప ఎన్నికల్లో ఎన్ని కుట్రలు కుతంత్రాలు చేసినా టీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థి గెలుపుని ఎవరు ఆపలేరు. కానీ ఈరోజు కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ ప్రభుత్వం ఎలక్షన్ కమిషన్ ను దుర్వినియోగం చేస్తా ఉన్నారు. 20 కంపెనీల పారామిలిటరీ పంపించినారు. 4 మండలానికి ఒక వ్యయ పరిశీలకుని పెట్టినారు. కేంద్రంలో ఉన్న మంత్రులంతా ప్రచారం చేసినారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం అడ్డు పెట్టుకొని ఎన్నికల కమిషన్ అడ్డు పెట్టుకొని టీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థి గెల్లు శ్రీనివాస్ గారి యొక్క గెలుపును ఆపడానికి కుటీల యత్నాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి, ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. చివరకు ఘర్షణలు కూడా ప్రేరేపించేటువంటి పరిస్థితికి వచ్చినారు. ఇది సరైనటువంటి పద్ధతి కాదు. बीजेपी के सीनियर लीडर व मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि हुजूराबाद असेंबली हल्के के राय दहिंदे बीजेपी के हक में हैं। उन्होंने इस हल्के से उनकी पार्टी की कामयाबी के यकीन का इजहार किया। किशन रेड्डी ने कहा कि लहर बीजेपी उम्मीदवार ईटला राजेंद्र के हक में है, जिससे उनकी कामयाबी यकीनी है। किशन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुक्मरान जमात टीआरएस इख्तिदार का गलत इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर जोर दिया कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात करते हुए आज़ादाना और मुंसिफाना रायदही को यकीनी बनाएं। ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత దేశంలో కరెంటు కొరత లేదు, కరెంటు కోతలు లేవు. అన్ని రాష్ట్రాలలో వ్యవసాయ రంగానికి కానీ, పారిశ్రామిక రంగానికి కానీ, ఇండ్లకు కానీ అన్నిటికీ ఈరోజు కరెంటు అందుబాటులో తీసుకొచ్చినటువంటి ఘనత నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వాన్ని. కాబట్టి మీ అందరూ కోరుతా ఉన్నాను, నరేంద్ర మోడీ గారు అనేక రకాల మార్పు తీసుకొచ్చారు. ఇతర దేశాలకు వెళితే భారతదేశం అంటే చిన్న చూపు ఉండేది, కానీ ఈరోజు భారతదేశం అంటే ఈరోజు ప్రపంచ దేశాలలో ఒక గౌరవం ఈరోజు పెంచడం జరిగింది. ప్రపంచ దేశాలలో నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వానికి ఈరోజు మంచి విలువ తీసుకురావడం జరిగింది. కాబట్టి మీ అందరూ కోరుతా ఉన్నాను, ఈ యొక్క ఎన్నికలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ఎన్నికలు చాలా కీలకమైనటువంటి ఎన్నికలు. నేను ఒకటే కోరుతా ఉన్నాను, మీరు ఎన్నుకున్నటువంటి ఎమ్మెల్యే రేపు అసెంబ్లీలో పోయి
మన సమస్యల మీద మాట్లాడాలి. నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత దేశంలో కరెంటు కొరత లేదు, కరెంటు కోత లేదు. हुक्मरान जमात टीआरएस के प्लेनरी सेशन के लिए तैयारियां तेजी से जारी हैं। 25 अक्टूबर को हैदराबाद के हाईटेक्स में ये प्लेनरी सेशन मुनक्किद किया जाएगा। टीआरएस के कारगुजार सदर और रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव ने आज हाईटेक्स के इंतजामात का मायना किया। उन्होंने पार्टी के इस प्लेनरी सेशन के लिए जिम्मेदार कायदीन को मुख्तलिफ हिदायत दी। इस इजलास में टीआरएस के रियासत भर से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 14,000 मुंतखब नुमाइंदे शिरकत करेंगे। इस इजलास में टीआरएस के रियासत भर से मुंतखब जो नुमाइंदे होंगे उनमें पार्टी कायदीन व कारकुन भी शामिल होंगे। प्लेनरी इजलास में पार्टी सदर के नाम का रस्मी तौर पर ऐलान भी किया जाएगा। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव ने बीजेपी के रुकन असेंबली राजा सिंह को मशवरा दिया कि वो काम से दिल जीते। राजा सिंह ने वजीर बल्दी नज़्म व नस्क को एक वीडियो ट्वीट करते हुए उनकी बुलेट गाड़ी पर उनके हल्के गोशा महल और पुराने शहर हैदराबाद का दौरा करने की ख्वाहिश की थी और कहा था कि इस दौरे में वजीर मौसूफ को मालूम हो जाएगा कि तरक्की कैसे हो रही है। बीजेपी के रुकन असेंबली के ट्वीट का जवाब देते हुए केटीआर ने जवाबी ट्वीट किया जिसमें उन्होंने राजा सिंह से पूछा कि वो पेट्रोल पंप क्यों नहीं जाते ताकि बढ़ती हुई पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर आवाम की राय ली जा सके। उन्होंने साथ ही राजा सिंह को मशवरा दिया कि वो घरों के करीब ठहरकर एलपीजी सिलेंडर्स की बढ़ती हुई कीमतों के बारे में भी पूछे। वजीर मौसूफ ने जीडीपी को गैस, पेट्रोल और डीजल करार देते हुए तंजिया तौर पर कहा कि इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। केटीआर ने कहा कि अब जुमले बंद करें और काम से दिल जीते। केटीआर सर से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अभी बरसात गिर रही है बहुत दबा के, और आपने विधानसभा में बार बार कहा है कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है और हैदराबाद सिटी को, ओल्ड सिटी को हम बहुत अच्छा डेवलप करेंगे। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप और मैं दोनों एक बार बाइक पे घूमेंगे ओल्ड सिटी। आप देखेंगे कि घूम सकते क्या, क्योंकि थोड़ी भी बरसात गिरती है तो जैसे तूफान आता है ना, उतना बरसात, उतने नाले भर के उफन के लोगों के घरों में चले जाते हैं, लोगों के दुकानों में चले जाती है, बहुत लोगों का लॉस होता है। केटीआर सर, मैं इसलिए आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आप मिनिस्टर हैं, कृपया करके आप थोड़ा सा समय निकाल के जस्ट मेरी विधानसभा आइए, एक बार विधानसभा घूम के फिर ओल्ड सिटी घूम लेंगे। एक बार प्रैक्टिकल क्या है, रियल क्या है, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि यहाँ के लोग, ओल्ड सिटी के लोग कितने परेशान है। थोड़ी भी बरसात गिरती है तो नाले उफन के रोड पे गिरते हैं, आने जाने सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, सिर्फ असेंबली में बोलने के बजाय अगर प्रैक्टिकल अगर आप रोड पर आकर देखेंगे तो रियल क्या है आपको पता चलेगा। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर वाई शर्मिला की प्रजा प्रस्थानम यात्रा चौथे दिन भी जारी रही। उन्होंने आज रंगारेड्डी जिले के शमशाबाद मंडल के पोस्टीगुड़ा से इस यात्रा का आगाज किया। शर्मिला ने इस यात्रा के दौरान अब तक 36 किलोमीटर का फासला तय कर लिया है। ये यात्रा 14 माह तक जारी रहेगी। अवाम के मसाइल से वाकिफियत के लिए ही ये यात्रा की जा रही है। इस यात्रा के दौरान अवाम की बड़ी तादाद उनसे मुलाकात कर रही है। अवाम का बेहतर रद्द-ए-अमल यात्रा के दौरान देखा जा रहा है। हर मंगल को बेरोजगारों के मसाइल पर शर्मिला की एक रोज़ा भूख हड़ताल यात्रा के दौरान भी जारी रहेगी। यात्रा के दौरान वो रोज़ाना तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर के इलाके का अहाता कर रही है। मंचिरियाल जिले के चंद मकामात पर आज दोपहर जल्जले के खफीफ झटके महसूस किए गए, जिसकी शिद्दत जल्जले इसकी रिचर्ड स्केल पर 4 नापी गई। आज दोपहर 2:03 पर यह झटके मंचिरियाल, नसूपुर, रामनगर, गोसेवा मंडल कॉलोनी में महसूस किए गए। इन इलाकों के अफराद खौफ के आलम में अपने मकानात से बाहर निकल पड़े और काफ़ी देर तक मकानात के बाहर ठहरे रहे। ताहाल कोई जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मेयर जी विजयलक्ष्मी ने आज बल्दी अहदेदारों के साथ जवाहर नगर डंपिंग यार्ड का दौरा किया। इस दौरे के मौके पर जीएचएमसी मेयर के साथ स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार, कमिश्नर लोकेश कुमार, एडिशनल कमिश्नर संतोष और जवाहर नगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर काव्या, दुमाईगोड़ा म्यूनसिपल चेयरमैन परिनीत और दीगर अहदेदार मौजूद थे। शहर हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन 27 अक्टूबर को मुनक्किद किया जाएगा। तकरीबन 2 साल के बाद ये कॉन्वोकेशन मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें पीजी, एमफिल, पीएचडी कोर्सेज के 80 गोल्ड मेडलिस्ट मेरिट हासिल करने वाले तुलबा को पेश किए जाएंगे।
यूनिवर्सिटी के अहदेदारों के मुताबिक तालीमी साल 2018-19 और 2019-20 के अंडर ग्रेजुएट गोल्ड मेडल्स कॉन्वोकेशन के बाद यूनिवर्सिटी से मुताल्लिका कॉलेजेस से हासिल कर लें। बाद अज़ां ये गोल्ड मेडल्स तलबा को कॉलेजेस के इंतज़ामिया की जानिब से मुनक़िद किए जाने वाले मिनी कॉन्वोकेशंस में दिए जाएंगे। एक ऐसे वक्त जब मुतवस्सित तबके के अफराद के अलावा गरीब अफराद भी इलाज के लिए खानगी और कॉरपोरेट दवाखानों से रुजू हो रहे हैं, ऐसे में ज़िले खम्मम की एडिशनल कलेक्टर स्नेहा लता ने सरकारी दवाखाने में अपनी जचकी करवाते हुए एक मिसाल कायम की है। बताया गया कि स्नेहा लता ने जुमे के रोज़ खम्मम के सरकारी दवाखाना पहुंचकर वहां के जचकी खाने में एक आम खातून की तरह अपने मुख्तलिफ टेस्ट करवाए। बाद अज़ां उनकी सर्जरी हुई जिसमें उन्होंने एक लड़की को जन्म दिया। एडिशनल कलेक्टर के इस इक़दाम से ज़िले के आला ओहदेदारों ने न सिर्फ उनकी सताइश की बल्कि उन्हें मुबारकबाद भी पेश की। साबिक़ रुकने लोकसभा व रुकने कानून साज काउंसिल के कविता की सरबराही में एक वफद दुबई पहुंचा, जहां पर उस डेलीगेशन का वालेहाना इस्तकबाल किया गया। इस वफद में तेलंगाना के तारिकीन वतन और टीआरएस पार्टी के कारकुन, तेलंगाना जागृति के अरकान शामिल हैं। कविता के साथ अरकान असम्बली भी इस वफद में शामिल हैं। ये सब दुनिया के बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा पर दिखाए जाने वाले बतकम्मा फेस्टिवल को देखने के लिए दुबई आए हुए हैं। अब नजर डालते हैं कोरोना के आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में 42,108 अफराद के टेस्ट किए गए, जिसमें 207 मुस्बित पाए गए। इसी दौरान 2 और अफराद की कोरोना वबा की वजह से जान गई, जिसके बाद मरने वालों का मजमूई आंकड़ा 3,946 तक पहुंच गया। रियासत में अब भी 3,984 अफराद का कोरोना का इलाज जारी है। तेलंगाना के ज़िले सूर्यापेट में एक अनोखे वाक़े में मकान में आग लगने के सबब किसान की अलमारी में रखे 10 लाख रुपए की रकम जलकर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गई। ये वाक़या ज़िले के नीलामुरी गांव में पेश आया। इत्तलात के मुताबिक के लक्ष्मया नामी इस किसान ने हाल ही में अपनी आबाई ज़रई अराजी को फ़रोख्त किया था, जिससे इसको ये रकम हासिल हुई थी। उसने ये रकम अलमारी में रखी थी, तहम उसके मकान में अचानक आग लग गई, जिसके नतीजे में रकम आग की नज़र हो गई। उसके अरकान ख़ानदान और देहात में रहने वालों ने हुकूमत से दरख्वास्त की कि वो इस किसान की मदद करें, जिसका सब कुछ इस आग की नज़र हो गया। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें दिखाया गया कि उस किसान के घर की ख़वातीन सब कुछ आग की नज़र होने पर रो रही हैं। वाज़ेह है कि महबूबाबाद ज़िले में कुछ अरसा कबल ऑपरेशन के लिए एक शख्स की जानिब से जमा किए गए 2 लाख रुपये की रकम को चूहों ने कुतर दिया था। मेडचल जिले के 3 मकामात पर एक्साइज के अहदेदारों ने 2 करोड़ मालियत के ड्रग्स पकड़ लिए। बताया गया कि तलाशी के दौरान एक्साइज के अहदेदारों ने मेपी ड्रेन ड्रग जब्त कर लिया और इस सिलसिले में 3 अफराद पवन महेंद्र रेड्डी और रामकृष्णा गौड़ को हिरासत में ले लिया। ड्रग्स मुंतकिल करने के केस में अहम मुलजिम समझा जाने वाला SK रेड्डी और हनुमंत रेड्डी मफरूर बताए गए हैं। ये ड्रग्स तुलबा को सरबराह किया जाता था। इसी केस के सिलसिले में पवन को कुकटपल्ली में पकड़ा गया था और इसके पास मौजूद ड्रग्स को जब्त कर लिया गया। पवन की इत्तला पर ही मेडचल में महेश रेड्डी के मकान की तलाशी ली गई। उसके मकान से 629 ग्राम मेपड्रीन ड्रग जब्त कर लिया गया। महेश से पूछताछ पर एक और शख्स के पास से ड्रग्स पाए जाने की इत्तला दी गई, जिस पर एक्साइज के अहदेदारों ने नागर कर्नूल से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स के मकान पर धावे किए और कुछ मिकदार में ड्रग्स जब्त किए। లాడ్జిలో అతని వద్ద నుంచి మాకు 921 గ్రాముల ఈ పౌడర్। हैदराबाद के राजेंद्र नगर मेलारदेव फली हुदूद में कल शब पान के डिब्बों की पुलिस की टीमों ने तलाशी ली। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए पुलिस अहदेदारों ने कहा कि सैबराबाद कमिश्नर पुलिस और DCP शमशाबाद की हिदायत पर यह तलाशी मुहिम वट्टेपल्ली, शास्त्रीपुरम और मेलारदेवपल्ली इलाकों में बड़े पैमाने पर चलाई गई। उन्होंने गुटखा रखने, उसके इस्तेमाल करने और उसको फ़रोख्त करने वालों को सख्त कार्रवाई का इंतबाह देते हुए आवाम से अपील की कि गुटखा के सिलसिले में पुलिस से शिकायत करें, जिस पर पुलिस उसको रखने, उसको फ़रोख्त करने वाले और उसका इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।